हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाए तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी हमको निकालने के तरीके हैं, जिसमें पहला है बायो-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अगर करंट एलिमेंट के थ्रू करें ये डी एल, ये जो करंट एलिमेंट का यहाँ से इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालना है, ये डी डिस्टेंस पर है वायर के सेंटर से, और ये करंट एलिमेंट से ये इसका डिस्टेंस है एलिमेंट्री पार्ट से आर है, तो इसका वैल्यू आइडियल साइन थीटा, कि जो साइन थीटा होता है ये एंगल होता है करंट एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर के साथ अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे छोटे से पार्ट के लिए निकाला था, पूरे वायर के लिए तो इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इक्वेशन आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? ये इक्वेशन हमको ये सजेस्ट करता है कि ये जो करंट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या हम बोल सकते हैं कंडक्शन करंट। ये कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, यानी जहां भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, खासकर डीसी करंट, कंडक्शन करंट फ्लो होगा। कंडक्शन करंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ चार्जेस, यानी किसी भी वायर में चार्जेस का मूवमेंट होगा तो उसको बोलेंगे कंडक्शन करंट, और इस कंडक्शन करंट को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और जहां भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स द कंडक्शन करंट और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने क्लास 12th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहा है कि कंडक्शन करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, यानी कंडक्शन करंट इज अ सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्शन करंट और इलेक्ट्रिक करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो बायो-सेवर्ट का लॉ है ये आपको सजेस्ट करता है कि कंडक्शन करंट का मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ उसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज को मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ के थ्रू भी निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए, ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो लाइन दिखा रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड का को शो कर रहा है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड लूप, दिस विल बी इक्वल ऑफ द, इसको और सही तरीके से लिखे तो ये होगा B डॉट डी एल, यानी बी डी एल कॉस थीटा, और यहां पर जो कॉस थीटा होगा ये आपका डीएल हुआ, डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है B, तो इसके बीच का थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये होगा कंट्रोल इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एनी क्लोज्ड लूप। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एनी क्लोज्ड लूप विल बी म्यू टाइम्स ऑफ द नेट करंट फ्लो थ्रू दिस वायर। ठीक है? तो यहां भी हमको उसी बात को सजेस्ट कर रहा है कि जो कहीं भी अगर कंडक्शन करंट फ्लो होगा, कहीं भी अगर कंडक्शन करंट फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो दिस इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है या कंडक्शन करंट है, जैसे कि मैंने बताया कंडक्शन करंट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, यानी किसी भी वायर में चार्ज के फ्लो होने से जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इसी को अपन कंडक्शन करंट बोलते हैं। और इस करंट, कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसको हम तो डिफरेंट टाइप के इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला ये बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू, दूसरा आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमको एक चीज अच्छी तरह मालूम चल गई है, वो क्या है कि कहीं भी अगर कंडक्शन करंट होगा, कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में, तो डेफिनेटली वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब मैं ठीक इसका उल्टा प्रश्न आपसे करूंगा। क्या? देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यह चीज तो आपको समझ में आ गई, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12th में। एम्पियर सर्कुलर लॉ को फिर लेते हैं, बी डॉट डी एल, यह आपका हो गया बी डी एल कॉस थीटा। थीटा अगर जीरो है तो ये हो गया म्यू नॉट आई। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इज म्यू टाइम्स ऑफ द नेट करंट फ्लो थ्रू दिस वायर। तो ये जो आई अगर जीरो हो जाएगा, अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी कंडक्शन करंट में अगर किसी वायर में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गया। लेकिन अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है। अब इसी फॉर्मूले को हम एक कैपेसिटर में अप्लाई करते हैं। सेम यही फॉर्मूला हम एक कैपेसिटर में अप्लाई करते हैं। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या देखिए, कैपेसिटर क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में हम लगा रहे हैं और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो क्या ये एम्पियर सर्कुलर लॉ कंसिस्टेंस है? ये मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, सी इज द कैपेसिटर। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस एंड माइनस, एंड कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। ये चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यानी किसी भी कैपेसिटर को चार्जिंग करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो उस दौरान क्या होगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, यानी चार्ज या तो इंक्रीज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में चार्जिंग के दौरान, और जब डिस्चार्जिंग करते हैं तो चार्ज, द रेट ऑफ द चार्ज वो डिक्रीज होगा। तो यहां पर हम दो लूप के थ्रू इसको समझेंगे और बताएंगे इसमें क्या कमी है, और इसी कमी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पर कुछ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये यहां पर फेल हो जाएगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इसमें करंट फ्लो हो रहा आई, एक लूप लिया। लूप आप कैसे भी ले सकते हो, सर्कुलर ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, किसी भी शेप का ले सकते हो, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ में लूप का शेप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने एक लूप लिया, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर इसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, एक लूप नंबर C1, और एक दूसरा लूप लिया मैं यहां पर ले लिया बिटवीन द कैपेसिटर के बीच में ले लिया C2। अब इसमें अप्लाई कर रहा हूं, देखिए नाउ अप्लाइंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो ये आपका हो जाएगा C1 B DL और म्यू टाइम्स ऑफ आई। तो यहां तक ठीक है, यहां तो करंट फ्लो हो रहा है इस पोर्शन में, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस कंडक्शन करंट की वजह से। अब लूप नंबर 2 में देखते हैं, C2, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप C2 विल बी म्यू 0। ये मीडियम तो है यहां पर, लेकिन आप देखोगे कैपेसिटर के बीच में यहां करंट नहीं फ्लो होगा, तो इंटू 0, तो यहां पर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड यहां क्रिएट नहीं होगा। और हम ये जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैपेसिटर को जो हम चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। तो इस दोनों मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस में क्या होता है, जो चार्ज की वैल्यू है तो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती है, तो चार्ज की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में कम होती है। तो उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, तो उस समय यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और यहां C2 यानी बिटवीन द प्लेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो दो लूप लिया, तो यहां पर एम्पियर सर्कुलर लॉ फेल हो जाता है। तो इसका मतलब, और इसी को मॉडिफाई किया ग्रेट फिजिसिस्ट मैक्सवेल ने, और ये जो मॉडिफाई ऑफ द एम्पियर्स लॉ को ही बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसी ने फिजिक्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
यानी अब मैं आपको बताने वाला हूं कि केवल कंडक्शन करंट के थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। हमारे पास एक और तरीका है जिसके थ्रू हम कंडक्शन करंट, एक और तरीका जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसी के बारे में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। चलिए, तो यहां पर एम्पियर सर्कुलर लॉ फेल हो गया जब मैं लूप लेता हूं बिटवीन द प्लेट। तो यहां तक तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन यहां नहीं होगा, तो ये तो फेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैक्सवेल ने यहां पर कुछ जोड़ा। मैक्सवेल बोला कि जो लाइन इंटीग्रेशन है, मैक्सवेल का इक्वेशन है, ये कंडक्शन करंट तक ठीक है, लेकिन यहां पर फेल हो रहा है। इसका मतलब यहां पर कुछ ऐड होना चाहिए, कुछ ऐड करना पड़ेगा। इसी जो एडिशनल टर्म्स है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज हमने क्या सीखा। पहली चीज यह है कि जो कंडक्शन करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, लेकिन अभी मैक्सवेल ने बताया केवल कंडक्शन करंट के थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक और रास्ता है जिसमें बिना वायर के, बिना कंडक्शन करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, बशर्ते उस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है। टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी के बारे में बात करेंगे। उसका क्या इक्वेशन होता है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल के बताता हूं। मैं डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ को इस कैपेसिटर में अप्लाई करके बताया। तो मैंने आपको यह बताया कि ये जो कैपेसिटर है, इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट किया, इसको चार्ज कर रहा हूँ, डिस्चार्ज कर रहा हूँ, तो ये आई, तो यहाँ पर तो अप्लाई हो रहा है C1 में। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैंने निकाला, बी डी एल अलॉन्ग द C1 लूप, ये म्यू नॉट आई, लेकिन यहाँ पर फेल हो जा रहा है। बी डी एल अलॉन्ग द C2 इज म्यू नॉट इंटू, यहाँ पर कोई करंट का सोर्स है ही नहीं, कंडक्शन करंट तो है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू कंडक्शन करंट। लेकिन यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कंडक्शन करंट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और उसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पर जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब जीरो, इसका मतलब यह हुआ कि मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसका मतलब यह हुआ कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फेल हो जा रहा है। तो ये आपका होगा बी डी एल अलॉन्ग एनी क्लोज लूप, चाहे लूप कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी मिला लो। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैक्सवेल ने कुछ एडिशनल टर्म्स को ऐड किया। तो म्यू नॉट आई, ये आई तो था ऑलरेडी, और ये जो आई है इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, यानी वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन बिना वायर के भी करंट फ्लो हो सकता है, बिना वायर के भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यानी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या बिना वायर के या बिना कैरिंग कंडक्टर के क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? यस, हो सकता है। कैसे? तो यहां पर जो ऐड किया गया है आई, जिसको स्मॉल डी, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो एडिशनल टर्म्स है, इसको ऐड करने के बाद जो एम्पियर सर्कुलर लॉ बनता है, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये होगा कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ द बीडीएल, म्यू नॉट तो रहेगा क्योंकि मीडियम, किसी मीडियम में रखा हुआ हमारा ये कैपेसिटर या सिस्टम। आई ये कंडक्शन करंट है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बायोसेवर्ट, ओस्टेड, एम्पियर में पढ़ा। लेकिन ये जो एडिशनल टर्म्स ऐड किया मैक्सवेल ने, यही आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे ये बात समझ में आ जाएगी
कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है। विदाउट करंट कैरिंग एलिमेंट के बिना भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, और यही चीज हमारे कम्युनिकेशन में या रेडियो वेव्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्लास 12 में आपने जो पढ़ा था कि कंडक्शन करंट या इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो तो सोर्स है। द कंडक्शन करंट और इलेक्ट्रिक करंट इज अ सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का हमारे पास जो रास्ता है वो ऑलरेडी हम जानते हैं। लेकिन मैक्सवेल ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस किया कि इलेक्ट्रिक करंट या कंडक्शन करंट के अलावा भी किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। उसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो कैसे क्रिएट होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो है फोर्थ इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्रश्न ये है स्टूडेंट कि यहां पर तो ठीक है कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इस लूप में तो कंडक्शन करंट केवल यहीं तक फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां तो गैप आ गया, यहां तो कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब यहां पर कोई दूसरी चीज है या कोई ऐसा करंट है जो इस कंडक्शन करंट से थोड़ा डिफर है। तो यहां पर क्या चीज है, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहां पर आते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ड्यूरिंग द व्हेन द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड, फुल्ली चार्ज हुआ नहीं अभी, लेकिन जब वो चार्जिंग प्रोसेस में है तो उसमें जो चार्ज का जो वैल्यू है वो टाइम के रिस्पेक्ट में या तो इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है। तो हमको मालूम है कि जो फ्रॉम गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रिलेशन बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, यानी किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो, या इसको अगर हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आपका गॉस थ्योरम है। इस रीजन में स्टूडेंट हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से। इस रीजन में तो कंडक्शन करंट है, लेकिन प्लेट के बीच में बिटवीन द कैपेसिटर यहां तो कोई कंडक्शन करंट नहीं है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए ये कंडक्शन करंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कुछ दूसरा करंट रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको ID के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन E.ds या EDS cos थीटा, और ये जो किसी भी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इट विल बी इक्वल ऑफ द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द लूप। उस लूप के अंदर जितना भी, उस सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा, उस नेट चार्ज को 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट जब इसको चार्ज करते हैं, जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज की वैल्यू वेरी कर रही है ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं बैटरी के थ्रू तो यहां पर प्लस चार्ज होगा, अभी फुली चार्ज हुआ नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जब मैं चार्ज कर रहा हूं तो चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, फुल्ली चार्ज हुआ नहीं है, तो क्यू की वैल्यू वेरी कर रही है। तो जब क्यू की वैल्यू वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो ये अब जो है, तो इस बात को हम आगे बढ़ाकर डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं और उसको एम्पियर सर्कुलर लॉ में ऐड कर देंगे, तो आपका बन जाएगा मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो ये आपने अच्छी तरह जान लिया होगा कि जो गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि यहाँ Q कांस्टेंट नहीं है, हियर Q इज द वैरी विथ टाइम। यानी ये जो जब कैपेसिटर को चार्जिंग प्रोसेस में Q वेरी कर रहा है, जब Q वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे स्टूडेंट तो ये बन जाएगा आपका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट बाहर आएगा डी डी टी, और ये आपका Q। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये जो स्टूडेंट बनेगा कंडक्शन करंट का फॉर्मूला डी टी, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये डी क्यू डी टी इज द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये जो डी क्यू डी टी है, इसी को अपन बोलेंगे दिस इज द कंडक्शन करंट, ये दिस इज द displacement current, and this displacement current is not depend on the movement of the charges. This displacement current is related to the epsilon naught permittivity of the medium and the rate of the electric flux. तो आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट? क्या है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंडक्शन करंट नहीं है, यहां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक डिफरेंट टाइप का करंट जिसको मैक्सवेल ने ऐड किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ में, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हो क्या रहा है कि वी नो दैट फ्रॉम द गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ बताता है द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो अब यहाँ पर Q की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, Q वेरी विथ टाइम, Q टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो Q जब वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी करेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो स्टूडेंट तो इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंडक्शन करंट तो होता ही है, लेकिन कंडक्शन करंट के अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है। यानी ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम, दिस विल बी इक्वल ऑफ द ID। तो अब हमारा जो एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्म बनता है वो क्या बनता है? देखिए स्टूडेंट, वो इस टाइप का कुछ बन जाएगा। देखिए the line integration of contour integration of the magnetic field along the any closed loop is the mu time। ये यहां तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैक्सवेल ने ऐड किया ये कंडक्शन करंट है, इसके थ्रू तो होता ही है, तो नॉलेज है। यानी कंडक्शन करंट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने का एक और भी करंट है जिसको हम ऐड करेंगे प्लस ID, एंड दिस ID इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, तो ये हो गया म्यू नॉट I इज द कंडक्शन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, प्लस ID का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी। तो ये आपका हुआ कंप्लीट, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ कंप्लीट हुआ, इसके पहले इनकम्प्लीट था वो। तो ये जिसमें दो टर्म्स है, द फॉर कंडक्शन करंट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्शन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि किसी भी वायर में, यानी एक वायर में अगर करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता है जिसको मैक्सवेल ने बताया, और वही इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप बिना कंडक्शन वायर के भी आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हो, बशर्ते उस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है अगर टाइम के साथ,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तो डेफिनेटली डी फाई ई डी टी, यानी अगर कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो समझ लेना कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ, और डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पर रखोगे तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, या आपको जानने वाली चीज ये है कि क्लास 12 में आपने जो पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने अच्छी तरह 1890 में ऑस्टेन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सबको मालूम है, उसके थ्रू तो होता ही है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट में मैक्सवेल ने बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया जिसने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूनिफिकेशन का काम किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बदल सकते हैं। द टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसे रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये जो मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा कि ये तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं, लेकिन ये जो एडिशनल टर्म्स ऐड किया गया है यही आज के टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जैसे कंडक्शन करंट किसकी वजह से होता है, किसी भी वायर में अगर बैटरी के थ्रू अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो उस बैटरी में एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंडक्शन करंट जो होता है वो वायर से रिलेटेड है या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेटेड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो किससे रिलेटेड होता है, इज ओनली रिलेटेड to the rate of the change of the electric flux into epsilon times will be equal of the ID। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर जो कंडक्शन करंट है इसका लेना देना जो है इलेक्ट्रॉन के, I का मतलब होता है dq dt, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इसका लेना देना है कंडक्शन करंट का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, यानी बिना वायर के भी आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो। ऐसे रीजन जहां पर वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को और थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन को बताते हैं, उसके बाद और आगे बात करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट आपको मैंने दो बातें सिखा दिया मैंने, क्या कि जो कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता ही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये आपका हो गया मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ DDL, या डॉट हटा दो cos थीटा 0 हो गया, तो ये आपका हो गया म्यू नॉट और ये हो गया I प्लस ID। ये आपका कंडक्शन करंट और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, इसको किसने ऐड किया, ये जब ऐड करने के बाद ये जो है आपका कंप्लीट होगा। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए चलिए इसको फिर अप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया ये आपका प्लस माइनस मैंने कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर से, यहाँ पर मैंने एक लूप लिया, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों ओर लूप में, तो C1 में लगाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक लूप लिया ऐसा करके, ये C2 है, यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो उसको अगर हम लगा दें तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए BDL और ये म्यू नॉट I प्लस ID। यहां पर जो है कंडक्शन करंट है, ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट
डिस्प्लेसमेंट करंट जो है यहाँ पर नहीं है, जीरो। हियर C1 लूप में ID इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा B DL इक्वल टू म्यू नॉट I हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, देखिए तो ये हो गया C1 के लिए होगा, C2 के लिए क्या होगा, B DL। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कंडक्शन करंट नहीं है, तो यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं होने के बावजूद भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो आपका है डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर कंडक्शन करंट जीरो है, प्लस ID है यहाँ पर, तो ये हो गया म्यू नॉट ID, और ये म्यू नॉट और ये ID का मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट d phi e dt। तो ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, ऐसा कुछ हो जाएगा, म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट ID, और ये म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट, और ID डिस्प्लेसमेंट करंट का ये है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, ये होता है ID इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e dt, ये होगा एप्सिलॉन नॉट d phi e dt। तो ये आपका कंप्लीट बना मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। यानी इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कंडक्शन करंट के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन अगर कंडक्शन करंट नहीं है, विदाउट कंडक्शन करंट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, बशर्ते हमको ऐसे रीजन चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, इट विल बी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कुछ और बातें बताते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म होगा। अब कंडक्शन करंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको आएगी एग्जाम में, तो ये तो हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं और कुछ कंडक्शन करंट के एक्सप्रेशन को और थोड़ा बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये क्या है, देखिए कंडक्शन करंट में क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट ID या डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काम आएगा, NCERT में तो काम आएगा ही। डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया कि जो ID होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो दिस विल बी, उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो अगर एयर या वैक्यूम है, तो दिस विल बी इक्वल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखिए, नंबर 1 एक्सप्रेशन। अच्छा, और क्या हो सकता है, देखिए आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स ds, या E डॉट ds की जगह एरिया वेक्टर A ले लेते हैं, E डॉट A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह लिख सकते हैं E डॉट A, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो फाई E की जगह रखते हैं तो ID होगा एप्सिलॉन नॉट, और ये डिफ्रेंशिएट करना है लेकिन फाई की जगह EA। तो इसका अगला एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर एरिया ऑफ द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर उसका एरिया तो कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा A, और यहां पर आएगा DE dt। अब इसको देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज, डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए, तो पहला एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी रीजन में ऐसा कोई रीजन है जहां पर कोई कंडक्शन वायर नहीं है, ठीक है, वहां पर कुछ भी नहीं है, केवल स्पेस है, लेकिन वहां पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, d phi dt हो रहा है, तो यहां पर ID प्रोड्यूस होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। ये हमको ये बताता है। फिर दूसरा हमको ये बता रहा है कि ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज द वेराइंग, E वैरी विथ टाइम, DE dt द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी, इसको यहां से मल्टीप्लाई, तो ये ID। यानी अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा तो वो भी डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा, उसमें एप्सिलॉन नॉट और एरिया ऑफ द उस कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा।
ये डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। इसको कैपेसिटर के टर्म पे लिखते हैं। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द ई इलेक्ट्रिक फील्ड द वी इंटू डी। ये कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये मान लीजिए डी है, इसका कैपेसिटी सी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वी है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर ई इक्वल्स टू वी इंटू डी। इसको यहाँ रखो, सॉरी मैं गलत लिख दिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी अपॉन डी होता है, सॉरी, तो वी इज इक्वल टू ई डी। तो यहाँ पर ई की जगह रखो वी अपॉन डी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल विल बी एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी डी टी, और आपका ई की जगह लिखोगे आप वी अपॉन डी। हियर डी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो ये डी कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो आई डी इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एंड डी वी डी टी। तो यहां पर एक और क्या चीज पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ना लिख के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते हैं, तो किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और किसी भी रीजन में पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोटेंशियल एंड दिस, ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करेगा। ये सब डिस्प्लेसमेंट करंट, तो दैट मीन्स द सोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करने का सोर्स क्या है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो डेफिनेटली उस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैक्सवेल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि बिना कंडक्शन वायर के भी आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हो, बशर्ते ऐसा रीजन होना चाहिए, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट जहां भी होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्लास 12th के मैग्नेटोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, वो ये है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो तो हमको मालूम है, लेकिन वही एक तरीका नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का। हम मैग्नेटिक फील्ड को बिना वायर, बिना कंडक्शन करंट के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बशर्ते उस रीजन में या उस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, पोटेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट होगा। और जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ ये होगा तो ये होगा, ये नहीं है तब भी ये हो सकता है अगर कंडक्शन करंट है, अगर कंडक्शन करंट नहीं है तब भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो यहां पर दो बातें हैं, यानी अगर कंडक्शन करंट जीरो है तो कोई जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, लेकिन अगर उस फील्ड में अगर डिस्प्लेसमेंट करंट है तब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। और कहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है लेकिन कंडक्शन करंट है तब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दो सोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड को, तो दैट इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्शन करंट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड वैसे क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने का दो तरीका हमको मालूम चल गया। पहला तरीका तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं, एक दूसरा तरीका है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है स्टूडेंट, ये कितनी बातों पर डिपेंड करता है, फ्लक्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये अब देखिए इसको थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा देते हैं स्टूडेंट, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक स्टेप और बढ़ा दें तो डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या हो जाएगा, देखिए आई डी, द डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी, और ये आपको अच्छी तरह मालूम है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
ए इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और ये आपका आता है एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर का निचोड़ मैं आपको लिख के दिखाता हूं, इसको नोट्स बना लेना, तो आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इन तमाम चीज़ों को मिटा देता हूं और मैं आपको जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो बेसिक थीम है वो इट इज़ रिलेटेड टू द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इस पूरे को मिटाकर मैं आपको फाइनली लिखने वाला हूं, वो क्या है, वो है आई डी, ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी, पहला एक्सप्रेशन ये। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई डी टी। दूसरा एक्सप्रेशन ये है द डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक था आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, और ई की जगह लिखूंगा मैं डी वी अपॉन डी टी, और यहाँ पर डी, और ये आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी नॉट लिखते हैं व्हेन द कैपेसिटर इज लाइज इन अ वैक्यूम और एयर, तो डी वी डी टी। अगर स्टूडेंट आपको इतना बनता है तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आ गया। और ये जो एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये जानना चाहिए, एडवांस लेवल में स्टडी भी आप करोगे जब आईआईटी में जाओगे, तमाम चीज़ों में इंजीनियरिंग में जाओगे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई जो शॉर्ट में फिर बता रहा हूँ कि इसके बारे में हमको मालूम, इसके थ्रू तो होता है कंडक्शन करंट इज अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का सोर्स है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और इससे रिलेटेड हमने ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा, बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये जो टर्म्स है इसको मैक्सवेल ने ऐड किया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसी के आने से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का काफी डेवलपमेंट हुआ। यानी आप अब ये आपके दिमाग में हट जाना चाहिए, यहां पर इसका कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हमारा ये निकला, द टाइम वेराइंग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द टाइम वेराइंग फील्ड, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में या तो कम, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। दैट मीन्स द टाइम वेराइंग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। जब डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो होना ही है। सिमिलरली इसी को लिख सकता हूं, द टाइम वेराइंग फील्ड, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ये आपका EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस डी फाई ई डी टी। इसको और लिखें वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इसमें डी फाई बी अपॉन डी टी। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है तो आप समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, द टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ। आपने पढ़ा होगा
कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, दिस वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन होने से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन होने से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने से फील्ड हो रहा है। तो ये आज हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें हमको समझ में नहीं आई कि डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में क्या मॉडिफिकेशन किया मैक्सवेल ने, इसी को आज हमारा ये टॉपिक था कि डिस्प्लेसमेंट करंट को बेहतर तरीके से समझने का जो तरीका था वो मैंने आपके सामने रखा। तो ये इक्वेशन आप याद रखिए, इस इक्वेशन में दोनों चीज़ें हैं, कंडक्शन करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट से। ये जो कंडक्शन करंट है ये वायर से रिलेटेड है। वायर से रिलेटेड मतलब क्या हुआ, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। बट दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज ओनली रिलेटेड टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, rate of the change of the electric field, the rate of the change of the potential। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है, और यहीं से आप इसी को बोलते हैं, एंड दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट को टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।